विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के तेज कर दिया है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के सिवनी में चुनावी रैली को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। और सिवनी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह रहे। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए आरोप लगाया कि दोनों नेता अपने अपने बेटों को सेट करने में लगे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस में इस बात को लेकर जंग है कि आगे चलकर मध्य प्रदेश में कौन राज करेगा। यहाँ के दो बड़े नेता अपने अपने बेटों को आने वाले दिनों में सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। क्योंकि बीते रोज कमलनाथ का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने की बात कहते दिखे थे। दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़े। पीएम मोदी ने उस ओर भी इशारा किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस में कपड़ा फाड़ लड़ाई चल रही है। मेरा तो एक ही बार कपड़ा फटा है। एज चीफ मिनिस्टर मैंने करवाया। और मध्य प्रदेश में चुनाव की जंग इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच काफी लंबे समय से सियासी खींचतान के आरोप लगते रहे हैं। कई बार दोनों के बीच मतभेदों के आरोप भी सामने आए हैं। और आरोप तो यहां तक लगा कि दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन सिंह और कमलनाथ अपने बेटे नकुल नाथ को रिटायरमेंट से पहले सेट करने में जुटे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी जब मंच पर आए तो उन्होंने आरोपों की झड़ी लगा दी। जिनको अपने बेटे बेटी की चिंता है वो कभी आपके बेटे बेटी के लिए सोचेंगे क्या? पीएम मोदी ने गांधी परिवार को भी आड़े हाथों लिया और भारत की आजादी के लिए पूरा श्रेय एक ही परिवार को देने का आरोप लगाया। कांग्रेस के नेता आज भी उनकी बातें सुनिए, क्या कह रहे हैं? दादा दादी ये किया, नाना नानी ये किया और इसलिए हमें वोट दो क्योंकि वो हमारे दादा दादी थे। ऐसे में पीएम मोदी ने कह दिया कि जो लोग केवल अपना भला चाहते हैं ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश की राजनीति से उखाड़ फेंकना चाहिए। सिवनी में जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जैन संत विद्यासागर महाराज से मुलाकात की क्योंकि छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और इस मुलाकात को सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ महीने पहले कर्नाटक में जैन संत नंदी महाराज के अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद जैन समाज ने देश भर में विरोध जताया था और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी हुए थे। अब जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं इसलिए इस मुलाकात को चुनाव से जोड़कर भी देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद लेने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, आचार्य विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद लेकर धन्य महसूस कर रहा हूं। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनांदगांव के प्रसिद्ध ब्रह्मलेश्वरी मंदिर में भी वहां गए और उन्होंने पूजा अर्चना की और देश की खुशहाली के लिए मंदिर में प्रार्थना की। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें प्रधानमंत्री मोदी विधि विधान से मां बम्बलेश्वरी देवी की पूजा करते नजर आए। पीएम मोदी ने मंदिर की परिक्रमा की और फिर लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। क्योंकि रमन सिंह राजनांदगांव से ही आते हैं, वहीं से चुनाव मैदान में भी हैं, इसलिए पीएम मोदी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। प्रधानमंत्री ने जहां जैन मंदिर जाकर जैन समुदाय को साधने की कोशिश की, वहीं मां बम्बलेश्वरी का आशीर्वाद लेकर रमन सिंह के पक्ष में माहौल बना दिया। छत्तीसगढ़ में प्रचार अभियान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी ताकत झोंक दी। पहले चरण की वोटिंग के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी ने सुकमा में रैली की और राम मंदिर का मुद्दा उठाते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी अयोध्या में राम मंदिर बने। कांग्रेस तो नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। क्या कांग्रेस चाहती थी क्या? अगर कांग्रेस चाहती तो 1947 में, 48 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही, उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया। और सिर्फ सुकमा में रैली ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजनांदगांव में एक रोड शो भी किया और रमन सिंह के लिए वोट मांगे।
छत्तीसगढ़ में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। स्मृति ईरानी कोंडागांव में बाइक रैली में भी शामिल हुई। दरअसल स्मृति ईरानी केशकाल विधानसभा में कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद स्कूटी से कोंडागांव विधानसभा के लिए निकल पड़ी। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी थे। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने रोड शो के लिए खुली गाड़ी तैयार की थी, लेकिन स्मृति ईरानी स्कूटी पर सवार हो गई। वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुद ही स्कूटी चलाकर कोंडागांव की आम सभा के लिए निकली। स्मृति ने करीब 20 किलोमीटर तक स्कूटी चलाई। इससे पहले बस्तर में प्रचार के दौरान स्मृति एक कार्यकर्ता के घर पहुंच गईं। यहां उन्होंने अपने हाथों से चाय बनाई और परिवार वालों को भी पिलाई। चाय बनाते वक्त स्मृति ईरानी हंसी मजाक भी करती दिखी। कम शक्कर कम दूध, कम दूध कम शक्कर कम चाय। हम सब बुढ़ा रहे हैं तो कम। छत्तीसगढ़ में पहले दौर का चुनाव प्रचार आज शाम थम गया। पहले दौर में बस्तर संभाग की 12 और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों पर मंगलवार को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने वादों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जनता से मुफ्त बिजली, धान खरीदी और तेंदुपत्ता कारोबारियों से कई वादे किए गए। और कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए छत्तीसगढ़ में पहले की तरह इस बार भी किसानों की कर्ज माफी का वादा तो किया ही, साथ ही किसानों को 3200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदने का भी भरोसा दिया। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने स्कूल कॉलेज में केजी से लेकर पीजी तक की फ्री एजुकेशन देने का वादा भी किया। इसके अलावा कांग्रेस ने तेंदुपत्ता 4000 रुपए की जगह 6000 रुपए प्रति बोरा खरीदने का ऐलान किया और तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4000 रुपए सालाना बोनस देने का भी वादा किया। वहीं कांग्रेस ने सत्ता में आने पर छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट फ्री बिजली देने का भी वादा किया। कांग्रेस ने बिहार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में जाति जनगणना कराने का भरोसा दिया। साथ ही मैतारी न्याय योजना के तहत सभी वर्ग की महिलाओं को प्रति सिलेंडर 500 रुपए की सब्सिडी देने का भी वादा किया। सीएम भूपेश बघेल ने इसे भरोसे का घोषणा पत्र बताया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 2018 में हमने 36 वादे किए थे, जिनमें से 98% वादे पूरे किए जा चुके हैं। सीएम भूपेश ने ऐलान किया कि अगर दोबारा सरकार बनी तो वो पिछली बार की तरह इस बार भी किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार, वादा है फिर निभाएंगे। तो पहली बार इसमें से गारंटी के रूप में हमारे नेता राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी, शैलजा जी ने गारंटी के रूप में दी है। तो 20 क्विंटल धान खरीदी की शुरुआत तो हम लोगों ने पहले कर दिया, 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। दूसरा, इस बार भी किसानों का कर्ज माफ होगा। महादेव बेटिंग ऐप घोटाले की जांच और खुलासे के बीच शुभम सोनी नाम का एक शख्स सामने आया और इस शख्स ने वीडियो जारी करके दावा किया कि दरअसल वो ही महादेव ऐप का असली मालिक है और उसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा। शुभम ने दावा किया कि सौरभ और रवि उप्पल नहीं, बल्कि उसने ही महादेव ऐप को खड़ा किया। शुभम के दावों में कितनी सच्चाई है, ये ईडी की जांच से ही साफ हो पाएगा। लेकिन बीजेपी ने इस खुलासे के बाद एक बार फिर भूपेश बघेल और कांग्रेस को घेरा। भ्रष्टाचार के मामले में नए तरीके इजाद करने हो या नए आयाम खड़े करने हो, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उन्होंने ही अपना प्रीवियस रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए, पूर्व कीर्तिमान को ध्वस्त करते हुए अब जुए में भ्रष्टाचार का एक नया कीर्तिमान दिखा दिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जन कल्याण की जगह जुए पर ध्यान दिया और 7 समंदर पार जुए का सामान पहुंचा दिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जनता से कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील की। और अखिलेश यादव की नाराजगी इसलिए भी दिखी क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने की बातें कही गई थी। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर कई दौर की बैठक भी हुई, लेकिन ऐन मौके पर कांग्रेस ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया।
इसलिए अखिलेश यादव जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी RR बंसल के समर्थन में चुनाव प्रचार करने टीकमगढ़ पहुंचे तो उन्होंने लोगों से कांग्रेस को वोट न देने की अपील कर डाली। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। अखिलेश यादव ने कांग्रेस से सावधान रहने को कहा। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस किसी को भी धोखा दे सकती है। अखिलेश यादव के रुख के बाद एनडीए को हराने के लिए बनाए गए विपक्षी गठबंधन में दरार की खबरें आने लगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खुलकर विरोध करते नजर आए और कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी बताया। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का साथ नहीं देगी। हालांकि अखिलेश यादव ने साफ किया कि उनकी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन हम कभी लड़ाई में किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि बड़ी लड़ाई में हमारा साथ पीडीए देगा। इससे पहले जब अखिलेश यादव और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बीच नोकझोंक हुई थी तो अखिलेश ने साफ ऐलान किया था कि वो यूपी में भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उनके साथ किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर जमकर वार किया। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा और उन्होंने कहा कि बीजेपी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ रही है और मुख्यमंत्री के नाम का फैसला चुनाव के बाद होगा। हमारे नेता एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। किसी भी राज्य में हम कोई पद के लिए नहीं भागता, सब सेवा भाव के साथ काम कर रहे हैं। जी मीडिया से खास बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर झूठे दावे और झूठे वादे करने का आरोप लगाया। ये देश भर में झूठी गारंटियां देते हैं, गारंटी भी फेल, कांग्रेस भी फेल। उन्होंने महादेव ऐप मामले के सहारे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को भी घेरा। अब सट्टे वालों से सत्ता का रास्ता खोजते हैं और मेरा निशाना बिल्कुल ठीक था, भूपे करो। और पेमेंट का सामने आ गया, भूपे किसने किया है? महादेव ऐप वाले ने क्यों पेमेंट की? 508 करोड़ रुपया। सामने आके बोले कि नहीं लिया है भूपेश बघेल। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ को एटीएम बना लिया था और राज्य को खोखला कर दिया गया। उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केदारनाथ धाम में पूजा की। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरने के बाद राहुल गांधी हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे केदारनाथ पहुंचे। इस दौरान केदारनाथ धाम में पुरोहित समाज ने उनका स्वागत किया। राहुल गांधी ने केदारनाथ धाम में पूजा की और इसके बाद उन्होंने पुरोहितों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। अपनी यात्रा के दौरान राहुल ने दुकानदारों से भी बातचीत की। राहुल अगले 2 दिन केदारनाथ धाम में ही रुकेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। चुनाव प्रचार के लिए भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर देश को ठगने का आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि किसानों की कर्ज माफी और रोजगार के मामले में कांग्रेस ने लोगों को झूठा वचन दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंदौर 4 नंबर क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार मालिनी गौड़ राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को लुभाती दिखी। मालिनी गौड़ ने कहा उन्हें उसी का वोट चाहिए जो वंदे मातरम बोलते हैं। आदिवासी मतदाताओं को लुभाने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई घोषणाएं की। उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर नए आदिवासी विकास खंड के साथ ही गोंडी भीली भाषा को संविधान में शामिल करने का भरोसा दिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों वाली 5वीं लिस्ट जारी की। पार्टी ने अमित चौधरी को हनुमानगढ़ से टिकट दिया तो राधेश्याम बैरवा को 12 के अटरू सीट से उम्मीदवार बनाया।